हेलो एवरीवन। अभी क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं अजीत कुमार आज आप सभी के लिए क्वेश्चन आंसर का एक नया वीडियो लेकर आया हूं। और ये वीडियो जो है चैप्टर 3 जिसका नाम है जल संसाधन ज्योग्राफी के बुक के लिए, जो 10वीं किताब के लिए, 10वीं क्लास के लिए। तो अगर आप 10वीं क्लास में हैं तो ज्योग्राफी का जो चैप्टर 3 का क्वेश्चन आंसर वीडियो है उसके लिए मैं ये पहला क्लास है, यानी कि वीडियो नंबर 1 है, पार्ट 1 वीडियो है। आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे कि 1 अंक वाले वे सभी प्रश्न जो इस अध्याय यानी कि जल से पूछे जाते हैं। तो जल जो तीसरा चैप्टर है इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछते हैं 1 नंबर के लिए, आइए उस पर चर्चा करते हैं। पहला जो प्रश्न यहाँ पर है कि विश्व में कुल जल के आयतन का मनुष्य के उपयोग के लायक कितना जल है। देखिए अभी इस चीज को समझते हैं, ठीक है ना। इसका उत्तर हम इसलिए यहाँ पर नहीं लिखें क्योंकि मैं इस बात को समझाना चाहता हूँ। 100% जल में से 97% जल जो है वह है समुद्र में, ओके ना। 97% जल जो है वह समुद्र में मौजूद है। तो समुद्र के जल को हम लोग प्रयोग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। तो समुद्र का जल जो है वह हमारे उपयोग के लिए नहीं है। लेकिन अगर समुद्र का जल क्यों नहीं उपयोग कर सकते हैं? क्योंकि ये जल जो है वह खारा है, बहुत ही ज्यादा नमकीन है, इसका प्रयोग नहीं कर सकते। अब बचा कितना? 3% जल बचा। अब इस 3% में से 2% जो है, ओके ना, 2% जल या तो कह सकते हैं बर्फ के रूप में मौजूद है, या तो किसी नदी में मौजूद है, या कह सकते हैं मुख्य रूप से आप सोचिए कि पहाड़ी क्षेत्र में बर्फ के रूप में मौजूद है। अब इसमें से बचता है 1%, ओके ना। तो ये जो 1% जल है ये मनुष्य के पहुंच तक है, ओके ना। वैसा ही जल हम उपयोग कर सकते हैं जो हमारे पहुंच में होगा। इसीलिए विश्व में जितना भी जल है उसका केवल 1% ही हमारे पहुंच में है। और यही कारण है कि अगर इस 1% जल को भी आप खराब कर देंगे तो अब हमारे समक्ष पीने पीने की पानी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसीलिए बोला जाता है कि हमें जो जल है यानी कि जो पानी है उसे बचाना चाहिए, सेव करना चाहिए, उसका गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए। नहीं तो हमें आने वाले समय में बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? मनुष्य के लायक कितना जल है? मनुष्य के लायक है 3%। अगर आपसे पूछेगा मनुष्य के पहुंच में कितना है या मनुष्य कितना उपयोग कर सकता है, तो मनुष्य जो है वह केवल 1% जल का ही अभी उपयोग कर सकता है। क्योंकि बाकी जो 2% जल है वो कहाँ पर है? अंटार्कटिका जो बर्फ क्षेत्र है, ओके ना, उस क्षेत्र में मौजूद है। बड़े बड़े बर्फ के समुद्र है जो जिसे हम लोग हिम सागर कहते हैं, उसमें मौजूद है, जहाँ जहाँ पहुंच करके उसका उपयोग करना हमारे लिए संभव नहीं है। आने वाले भविष्य में हम वहां पर पहुंच करके उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान में हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य है जहां छत वर्षा जल संग्रहण ढांचा का निर्माण आवश्यक कर दिया गया है। यानी कि अगर आप घर बनाते हैं या फिर आप उस राज्य में मौजूद हैं तो आपको छत पर जो वर्षा का पानी आएगा उसको संग्रहित करना है, यानी कि उसको बचाना है। ये तमिलनाडु में अनिवार्य कर दिया गया। तमिलनाडु में छत वर्षा जल संग्रहण जो है वह अनिवार्य कर दिया गया। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? बहुउद्देशीय परियोजना क्या होता है? एक ऐसी परियोजना जिससे बहुत सारे लाभ मिले, बहुत सारे लाभ, उसको बोलते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। और जो बांध है यानी कि नदियों पर जो बांध बनाना, ये एक प्रकार का बहुउद्देशीय परियोजना है। तो इसका क्या लक्ष्य क्या था? इसका क्या उद्देश्य था? इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास करना। दूसरा है औद्योगिकरण जो है उसको बहुत ही ज्यादा तेज करना, शहरी अर्थव्यवस्था को विकास देना, यानी शहरी अर्थव्यवस्था का विकास करना। ये मुख्य लक्ष्य था बहुउद्देशीय परियोजना का। अगला प्रश्न है गुल अथवा कुल क्या है? तो गुल क्या है? पश्चिमी हिमाचल, हिमाचल यानी पर्वतीय क्षेत्र। तो इस पर्वतीय क्षेत्र में वाहिकाओं को, यानी कि वैसी वाहिकाएं जो जल को बहाती है, ओके ना, जब पहाड़ों से जल निकलता है ना और वह सभी मिल करके जब एक नदियों का निर्माण करता है तो उससे पहले जो बहने वाली छोटी छोटी धाराएं हैं उसको बोलते हैं वाहिकाएं। तो ये जो वाहिकाएं हैं पहाड़ी क्षेत्र में इसी को गुल कहते हैं अथवा कुल कहते हैं। अगला है कि खादीन अथवा जोहर क्या है? तो शुष्क तथा अर्ध शुष्क, यानी कि वैसा इलाका जो बहुत ही ज्यादा सूखा है, यह अर्ध सूखा क्षेत्र है। इसमें जब वर्षा को जल को एकत्रित करने के लिए एक गड्ढा बनाया जाता है और इसी गड्ढे को खादीन कहा जाता है। तो इसका प्रयोग बाद में चल के कृषि
या फिर अन्य कार्यों में किया जाता है। भारत के ऐसे क्षेत्रों का उदाहरण दे जहां पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है फिर भी जल की कमी है। समझ में आ रहा है ना? यानी कि वर्षा तो हो रही है लेकिन फिर भी जल की कमी है। क्यों और वह कौन सा क्षेत्र है? तो मेघालय की राजधानी जो शिलोंग है, इसमें वर्षा तो मुख्य रूप से बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वर्षा होने के बावजूद भी जल की बहुत ही ज्यादा कमी रहती है। राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण को क्या कहा जाता है? तो राजस्थान में जो छत वर्षा जल संग्रहण किया जाता है उसको टाका कहते हैं, टाका के नाम से जानते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जल दुर्लभता क्या है। ओके ना? इसके दो कारण आपको लिखना है। तो जल दुर्लभता क्या है? जल दुर्लभता जैसा कि हम लोग 1 नंबर के प्रश्न में देखे थे कि जल जो है वह बहुत ही ज्यादा कम है, हमारे पहुंच में केवल 1% जल है जिसका प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, वह भी नदियों में बह करके समुद्र में मिल रहा है। तो जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती जाती है हम क्या कर रहे हैं, इस पानी की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। इसीलिए बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकता को पूरा करना ही तथा जल का असमान वितरण, यानी कि जल जो है वह असमान रूप से वितरित है, पहुंच नहीं है हमारी। जल असमान रूप से वितरण का मतलब क्या है? जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर 100 व्यक्ति है और हमें चाहिए 50 लीटर पानी। ओके ना? एक उदाहरण के लिए बात कर रहे हैं, 100 व्यक्ति को अगर 50 लीटर पानी चाहिए और किसी क्षेत्र में 200 व्यक्ति है, ओके, तो वहां पर केवल 20 लीटर पानी मौजूद है। हमको 100 व्यक्ति के लिए 50 लीटर पानी चाहिए, तो 200 के लिए कितना चाहिए? 200 के लिए हमको 100 लीटर पानी चाहिए, लेकिन वहां पर 20 लीटर पानी ही मौजूद है। और एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर केवल 20 व्यक्ति है और वहां पर 200 लीटर पानी मौजूद है। तो ये क्या हो रहा है? जहां पर पानी की आवश्यकता है वहां बहुत ही ज्यादा कम है, और जहां पानी की आवश्यकता नहीं है वहां पर बहुत ही अधिक पानी है। और इसी चीज को क्या कहते हैं? इसी चीज को कहते हैं हम लोग जल दुर्लभता। अगला है कि टिहरी परियोजना किस राज्य में और किस नदी पर बनाया गया? 2 प्रश्न यहाँ पूछा गया है, आपको ये भी बताना है कि किस राज्य में बना है और दूसरा किस नदी में बनाया गया। तो टिहरी जो परियोजना है वह उत्तराखंड में बना है, भागीरथी नदी में। कौन सी नदी पर? भागीरथी। भागीरथी नदी का ही आगे चल के नाम क्या बन जाता है? गंगा नदी बन जाता है। तो भागीरथी और अलकनंदा ये 2 नदियां हैं जो आपस में आकर के मिलती है और उसके बाद जो नदी बनती है उसका नाम क्या है? गंगा नदी है। तो कभी कभी 1 नंबर में यह प्रश्न पूछ सकता है कि भागीरथी और अलकनंदा, ओके ना, इसका नाम लिख देते हैं अलकनंदा और इसका नाम लिखते हैं भागीरथी। तो ये भागीरथी और अलकनंदा कहाँ पर मिलती है? भागीरथी और अलकनंदा देव प्रयाग में मिलती है, देव प्रयाग। ओके, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला लिखा है कि सलाल परियोजना, सलाल परियोजना किस नदी पर और किस राज्य में निर्मित है? यहाँ पर भी आपको राज्य और नदी पूछा गया। तो सबसे पहले मैं राज्य लिखता हूँ जम्मू और कश्मीर, यानी जम्मू व कश्मीर में बना है, और नदी का नाम है चेनाब नदी। चेनाब नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। सिंधु नदी जो है उसकी सहायक नदी कौन है? चेनाब नदी। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ 1 नंबर के सभी प्रश्न जो है वह समाप्त हो जाते हैं। तो 1 नंबर के प्रश्न के बाद मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा 3 और 5 अंक वाले प्रश्न, यानी कि जल संसाधन से वे कौन कौन से 3 और 5 अंक वाले प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो वह हम लोग दूसरे क्लास पर चर्चा करेंगे, पहला क्लास यहाँ समाप्त होता है। तो अभी क्लासेस को अभी सब्सक्राइब करें इस वीडियो के लिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही बेहतर वीडियोज़ के लिए आप हमें कॉमेंट जरूर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।